अब माता पिता का फैसला सिक्के और पर्ची उछालकर होगा। अब बस बहुत हुआ। आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है। क्या जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे, माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गई। जहाँ जाएं उन्हें साथ लेकर जाएं। ये कर्कश स्वर में अमिता की थी, जो आंगन में चिल्ला चिल्ला कर अपने जेठ और देवर को कह रही थी। अमिता कमला जी और कैलाश बाबू की मंझली बहू है। कैलाश बाबू और कमला जी के 3 बेटे, 2 बहू, जिसमें से तीसरी नई नवेली बहू थी। कैलाश बाबू का मंझला बेटा सुजीत बोला, जरा धीरे बोलो, आसपास के लोग भी सुन रहे हैं। अरे, जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं गांव से छुटके भाई अमित को भी बुलवाया हूँ और अजीत भैया भी तो यहीं हैं, तो आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तभी अजीत बात को काटते हुए बीच में बोला, सुजीत, आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में तूफान आ गया जो तुम मुझे बीच रास्ते से बुलवाए हो। पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छुटकी को भी बुला लिया है तुमने। गांव में अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो कौन देखेगा वहाँ? अमिता अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, जेठ जी, ये क्या बोलेंगे? मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अरे, जब बेटे 3 हैं तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं। हमारे हाथ में क्या आया? मंदिर की घंटी। सुजीत बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अमिता, बस बहुत हुआ जेठ जी। परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक तो ठीक था। अरे, अब तो वो इसी शहर में हैं, बल्कि एक ही आंगन में रहते हैं। तो फिर अम्मा और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अमित बोला, भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे अम्मा बाबूजी हैं, कोई सामान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगी। अमिता बोली, देवर जी, गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? अमित बोला, क्या भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसा मैं पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए भी तुम्हें कुछ पैसे रखने चाहिए। बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। किशोर बाबू और कमला जी की भींगी पलकें ये बता रही थीं कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अगर भाग्य में बच्चों का सुख और सम्मान नहीं लिखा है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। किशोर बाबू अमित से बोले, बेटा अमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा वो आज तक तुमने किया है, कुछ नहीं बोला। अमित बोला, पर बाबूजी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी सुजीत भी बोला, क्यों नहीं कर सकती है? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे, दिक्कत इसे होती है तो यही बोलेगी ना। अजीत बोला, बाबूजी, देखा जाए तो सुजीत की पत्नी क्या गलत कह रही है? अब आप लोगों को रखने में खर्चा तो होता ही है। आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता, बल्कि पैसे ही खर्च होते हैं। सुजीत, अब बात अगर तुमने उठाई है तो इसका निदान तुमने कुछ सोचा होगा। सुजीत अपनी पत्नी की तरफ देखा। अमिता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। कमला जी रोती हुई बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे? जब तुम तीनों पैदा हुए तब तो हमने कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से अजीत की पत्नी सुयाना आई और बोली, अम्मा जी,
इसमें गलत ही क्या है। और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं। जिसके नाम की पर्ची आएगी आप उन्हीं लोगों के साथ रहेंगी। भगवान न करे कि मेरे नाम की पर्ची निकले। किशोर बाबू कमला जी से बोले, चलो कमला, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा। मुझसे तो ये सब देखा न जाएगा। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वो पत्नी को कमरे में लेकर चले गए। उदास मन से पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को छुपाने लगे और कमला जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो कमला बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है। आपके घर में तो धन और सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3-3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी। देखना, तीनों में से इस बात के लिए लड़ाई होगी कि मैं अपने अम्मा बाबूजी को रखूंगा तो मैं रखूंगा। कमला जी की पड़ोसन ने कमला जी से कहा था। कमला जी बोली, विमला बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही कहा आपने। बच्चे लायक हो और सम्मान दे माँ बाप को तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इन्हें सौंप देंगे ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे। बाकी तो भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। किशोर बाबू ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरा बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बचा छोटा बेटा, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन किशोर बाबू की साइकिल को पीछे से एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें किशोर बाबू का एक पैर खराब हो गया। थोड़े दिन बाद किशोर बाबू ने अफसरों के हाथ पैर जोड़े। फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। सुजीत ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं किया। वहीं अजीत बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे अमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला किया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर गांव चला गया। उसकी भी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। अजीत का ट्रांसफ़र शहर में था तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर किशोर बाबू और कमला जी सुजीत के साथ रहने लगी। सुजीत की पत्नी अमिता आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती थी। कई बार दुखी होकर किशोर बाबू अपनी बैसाखी लेकर घर के बाहर निकल जाते तो अमिता कमला जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। परंतु कमला जी ये बातें किशोर बाबू को नहीं बतलाती थीं ताकि घर का माहौल खराब ना हो। एक रोज कमला जी पानी पी रही थी, तभी अमिता आई और बोली, माँ जी, पूरे दिन या तो आप खाती हैं या कुछ पीती हैं। अरे कुछ काम ही कर लिया कीजिए। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो। और ध्यान रखना, रसोई में धोना मत, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा कीजिए, बर्तनों को चापानल के पास ले जाइए और वहाँ धो लीजिए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी तो बिजली लगता है, तो वो पैसा कौन भरेगा। आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। कमला जी बोली, बहू, हैंडपंप मैं कितना चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द होने लगा और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वो बोली, माँ जी, पैसे कोई पेड़ पे नहीं होते हैं। नौकरी बड़े बेटे को दी है और अपने दोनों का खर्चा हमारे सर पर डाल दिया है, ये कैसा इंसाफ है। अब जो बोली हूँ उतना कर दीजिए। उठाइए बर्तन, बाहर ले जाके धो दीजिए। इतना सुनकर अमिता वहाँ से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित के लिए कुछ घरों के रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक शिक्षक अपनी बेटी नेहा का रिश्ता अमित के लिए लेकर आए। किशोर बाबू ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज की बात की तो किशोर बाबू बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही तो घर को स्वर्ग और नरक बनाती है। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे। कमला जी और किशोर बाबू ने दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर नेहा और अमित का रिश्ता तय कर दिया।
और सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद नेहा शहर में रही। फिर दोनों बहू के ढंग देखकर कमला जी ने अमित को कहा, बेटा दिक्कत तो होती होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ जहां इसकी मानसिकता न बदले। अमित सब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी गांव लेकर चला गया। एक दिन कमला जी बर्तन धो रही थी, तभी किशोर बाबू बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुए और सुजीत को बोले, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक काम वाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो मत करो। क्या फायदा बेटे बहू के होने का जब बुढ़ापे में माँ ही बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर सुजीत ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब कमला जी की आंख लग गई पता भी नहीं चला। रात का समय आया। अमिता नेहा से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। नेहा मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। अमिता बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे भी निश्चिंत रह के तुम क्या एहसास करा लोगी। नेहा ने सभी लोगों का खाना पीना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो कमला जी रसोई में बर्तन धोने लगी। नेहा बोली, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोया तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उन्हें कमरे में भेज दिया। फिर सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और ऊपर छत पर पति के पास चली गई। अमित बोला, क्या माँ बाबूजी खाना खा लिए हैं? नेहा बोली, जी सबने खाना खा लिया। एक बात बोलूँ मैं आपसे? अमित बोला, हाँ हाँ बोलो। वो बोली, अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते क्या? जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अमित नेहा से बोला, मैं भी सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं इस बात को लेकर। नेहा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वो आपके लिए करते आए हैं, तो क्या आप माता पिता के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? अमित नेहा को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। कमलेश बाबू की आंखें भर आईं। कमला जी बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बहू सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है। ये तुम्हारे परवरिश ने साबित कर दिया। अमित बोला, तो ये तय रहा कि परसों आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। किशोर बाबू गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? किशोर बाबू बोले, बिल्कुल सहमत हूँ, पर सोच रहा हूँ कि जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूँ। अमित बोला, कौन से जरूरी काम बाबूजी? किशोर बाबू बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा। अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। अगले 2 दिन सुबह किशोर बाबू न जाने कहाँ निकल जाते और दोपहर के वक्त लौटकर आते। एक रोज उनके हाथ में कुछ कागज भी थे। किशोर बाबू ने तीनों बेटों बहुओं को बुलाया तो सुजीत बोला, बाबूजी अच्छा किया आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है। क्या पर्ची उछालकर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दें? किशोर बाबू बोले, बेटा क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुजीत बोला, बाबूजी क्या आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किशोर बाबू बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात सुजीत और अजीत की तरफ बढ़ा दिया। कागजात पढ़कर अजीत बोला, बाबूजी आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? किशोर बाबू बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहू आईं और बोली, इस कागजात में क्या लिखा है, कोई हमें भी बताएगा?
अजीत बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। तभी अमिता बोली, चौथा हिस्सा किसका है? फिर किशोर बाबू बोले, क्यों, खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा छोटे बेटे अमित के लिए भी तो होना चाहिए। आखिर वो भी इस घर का बेटा है, फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे। और हाँ, मैं अमित के साथ गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। अब अमित मेरा भार उठाएगा तो खेती के लिए जो भी पैसे होंगे अमित के होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और मकान के 2 कमरे हमारे हैं तो उन्हें हम किराए पर लगा देंगे, ताकि जो भी पैसे आएंगे कम से कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटे बहू के मुंह खुले के खुले रह गए। कमला जी आश्चर्य से अपने पति किशोर बाबू को देखने लगी। किशोर बाबू बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति में एक पैर छीन लिया, सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है। अब इतना भी असहाय नहीं हो गया हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते 2 कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। अजीत माँ से बोला, माँ, हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए। आप लोगों ने 2 कमरों में ताला लगा दिया। कमला जी बोली, बेटा, हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? अपने थोड़े बहुत सामान लेकर वो सब गांव की तरफ निकल पड़े। माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं तो बच्चे उसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने बोलना सिखाया है वो अपने लिए फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।